वेलकम बैक टू माइनिंग वेल चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, जो भी अपन ओपन कास्ट माइनिंग और जो भी सरफेस माइनिंग में एक्सकैवेशन इक्विपमेंट जो पढ़ते हैं, जैसे सोबेल हो गया, बकेट व्हील एक्सकैवेटर हो गया, ड्रैग लाइन हो गया, सरफेस माइनर हो गया, तो उसी में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सकैवेशन इक्विपमेंट सरफेस माइनर, उसी पे आज ये वीडियो है। उसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा रहेगा कंटेंट्स। अपन आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है अबाउट सरफेस माइनर, व्हाट इज़ सरफेस माइनर, उसका इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद इसको इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। ज़्यादा डिटेल मतलब पूरा नहीं जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस कंपोनेंट जो ज़रूरी है जानने के लिए, उसके इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स हो गया। फिर क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन अपन सरफेस माइनर का देखेंगे। फिर उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया, फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो गया, एंड द लास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन इन ए पिट और माइन। फिर लास्ट में अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके रिगार्डिंग करेंगे, क्योंकि सरफेस माइनर इज ए इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में। सेमेस्टर पेपर है या फिर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम रहे, उसमें इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसके बाद वो अपन न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो बिफोर द इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जब हम ओपन कास्ट माइनिंग और सरफेस माइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसमें दो टाइप का मतलब इक्विपमेंट जनरली कैटेगराइज किया जाता है। एकदम बेसिक से, मतलब जो बेसिक कैटेगराइजेशन है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ और कैसे मतलब होगा। तो जो बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होता है उसको दो बांटा गया है, दो दो चीज़ में उसको क्लासिफाई किया गया है। दैट इज वन इज द साइक्लिक इक्विपमेंट्स एंड अदर इज नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट्स। तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है। देखिए, साइक्लिक में क्या हो रहा है कि आपका ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोड एंड हॉल, जो बेसिकली जो अंडरग्राउंड में अपन जो कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड में क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर हॉल करते हैं, और जो भी मतलब एक ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड्स जो अपन जहाँ भी अपन उसको यूज करके एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रॉक का, तो अगर वो कर रहे हैं तो डैट इज साइक्लिक इक्विपमेंट्स। और नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है कि आपका नॉन साइक्लिक में देर इज नो एनी यूज ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। डायरेक्ट आप कट करते हो, लोड करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो। तो साइक्लिक इक्विपमेंट्स में हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं इक्विपमेंट्स का, उसमें आपका सोवेल आएगा, ड्रैग लाइन आएगा, एंड नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट्स में आपका बकेट व्हील एक्सकैवेटर आता है, सरफेस माइनर आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप जैसे कि सरफेस माइनर आप यूज करने वाले हो, कहीं भी आपको उसको यूज करना है, तो आप जहाँ पे भी मतलब आपका एरिया जहाँ पे भी आपको रिजर्व है कोल का, वहाँ पे आप उसको लेके जाओ और उसको डायरेक्ट विदाउट एनी यूज ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, आपका कोई ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उसका जो कटिंग पिक्स है, कटिंग ड्रम में जो अपन आने वाले अभी आगे देखने वाले हैं उसका कंपोनेंट्स में, तो डायरेक्ट क्या करेगा वो, विदाउट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग वो आपका कटिंग करना शुरू कर देगा। वहाँ से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट। कोई भी आपका यहाँ पे ड्रिलिंग नहीं होगा, आप ब्लास्टिंग यूज नहीं करोगे, तब आपका प्रोडक्शन नो। यहाँ पे वो वाला सिस्टम ख़त्म। डायरेक्ट सरफेस माइनर को आप फील्ड में लेके गए, कटिंग करना शुरू हो गया, वहाँ से आपका प्रोडक्शन चालू। तो डेट इज नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट्स, और इसको कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज अ कंटिन्यूस कटिंग प्रोसेस। लेकिन एक तरफ अगर साइक्लिक में देखें तो साइक्लिक में क्या हो रहा है कि देट इज ए ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, फिर आपका लोड हो रहा है, फिर आपका हॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप ड्रिलिंग करते हो, ब्लास्टिंग करते हो, फिर आपका लोडिंग होता है, फिर आपका हॉलिंग होता है। तो उसमें सोवेल, ड्रैग लाइन होता है। ये सब इक्विपमेंट्स अभी हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिकली डिफरेंस बता दिया कि टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स में हम साइक्लिक देखते हैं, साइक्लिक इक्विपमेंट्स। तो साइक्लिक में आपका ड्रिलिंग होता है, ब्लास्टिंग होता है, लोडिंग होता है, हॉलिंग होता है। नॉन साइक्लिक में देर इज नो एंड यूज ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। आप जनरली मशीन लाते हो, इक्विपमेंट्स लाते हो और कट करना शुरू कर देते हो, कोई ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं होता है। तो एक इन्वायरमेंट के लिए हेल्प मिल जाता है। तो ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर हो चुका होगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। आई होप, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको साइक्लिक इक्विपमेंट्स और नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट्स के बारे में बीच का जो डिफरेंस होगा, एक बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में एक बेसिक कैटेगराइजेशन हमको पता चल रहा है कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग से ही अपने इक्विपमेंट्स को कैटेगराइज करते रहे। दैट इज साइक्लिक एंड नॉट इज नॉन साइक्लिक। जहाँ पे भी हमको यूज करना है उस हिसाब से हम प्रोडक्शन में ही पहले डिसाइड कर लेंगे कि हम कौन सा यूज़ करेंगे। अगर हमको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर हमको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का कोई झंझट नहीं करना है तो हम डायरेक्ट उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस हमको पता चल जाना चाहिए। अब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के आगे हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है सरफेस माइनर का, डेट इज जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सरफेस माइनर इज ए स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ हेवी इक्विपमेंट यूज प्राइमरली इन द माइनिंग इंडस्ट्री फॉर द एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे बेसिक डिफिनेशन मैंने लिखा है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे अनलाइक ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड्स
which involve drilling and blasting. Surface miners use a continuous cutting process to remove material in a more precise and controlled manner. तो मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड जैसे कि हम लोग यूज़ में नहीं करते हैं, तो जनरली एक कंटिन्यूस कटिंग प्रोसेस है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसमें हम लोग ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड की तरह ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इसमें नहीं करते हैं। एक कंटिन्यूस कटिंग प्रोसेस होता है, उसी में अपन एक्सट्रैक्शन करते हैं आपका जो भी हमारा मिनरल्स है। तो यही इसमें लिखा हुआ है और आगे चलते हैं। फिर यहाँ बेसिक मैं आपको स्लाइड्स बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, आपको कम से कम एक बेसिक पता चलना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखता है कि दिस टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द नीड फॉर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग एंड क्रशिंग रिजल्टिंग इन लेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इम्प्रूव सेफ्टी एंड हायर प्रोडक्टिविटी। तो जैसे कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का तो यहाँ पे रिड्यूस खत्म ही हो रहा है, साथ ही साथ क्रशिंग, जैसे जनरली क्या हो रहा है कि जब हम डंपर से कोयला ओपन कास्ट में करते हैं तो क्रश करते हैं, मतलब क्योंकि सोवेल क्या होता है कि जब एक्सट्रैक्ट करता है कोयल, सोवेल डंपर का जो कम्बिनेशन होता है नॉन साइक्लिक में, तो बेसिकली क्या हो रहा है वहाँ पे कि कोयला जो मेरा एक्सट्रैक्शन हो रहा है या फिर जो भी मिनरल्स हम कर रहे हैं तो एक ऑप्टिमम साइज़ में नहीं हो रहा है, तो उसको क्रशिंग में डालते हैं, क्रश करने के लिए कि मेरा ऑप्टिमम हमको साइज हमको प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरफेस माइनर के अंदर ही एक स्क्रैपर ब्लेड रहता है, अभी हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो वही स्क्रैपर ब्लेड क्या करता है कि एक ऑप्टिमम साइज हमको दे देता है। तो यहाँ पे क्रशिंग का भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं हो रहा है, तो मेरा ग्राउंड वाइब्रेशन जो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से होता है, फ्लाई रॉक होता है और जो भी इन्वायरमेंटल यहाँ पे फ्लोरा फोना मेरा डैमेज होता है। जहाँ पे अगर आप मान लो जंगल एरिया सब है आसपास, आपका फ्लोरा फोना आसपास आपका डैमेज होगा, आपका अगर आप ब्लास्टिंग करते हो तो जो भी बर्ड्स, ये सब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब ख़त्म, आप डायरेक्टली आप सबको एकदम यहाँ पे रिड्यूस कर दे रहे हो, पूरा यहाँ पे मिटिगेट हो जाता है आपका एकदम, क्योंकि यहाँ पे मेन ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का यूज नहीं हो रहा है। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। अच्छा आगे चलते हैं। ये देखिए ये आपका सरफेस माइन है। सरफेस माइन इसका बहुत हेवी, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने गूगल से फ़ोटो लिया है, तो बेसिक ये फ़ोटो है सरफेस माइनर का। अच्छा ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो सरफेस माइनर का लेवल डायग्राम है, रिसर्च गेट से मैंने नेट से निकाला है। ये जो फ़ोटो है ये पूरा लेवल्ड है, मतलब कंपोनेंट्स के बारे में अभी इसका डिटेल अभी देखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स, अब मेन यहाँ पे आता है कंपोनेंट्स। दूसरा मेरा जो कंटेंट का सेक्शन था कंपोनेंट्स था। कंपोनेंट्स में कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि आपको कम से कम एटलीस्ट इसके बारे में आपको एक सरफेस माइनर अगर आप देखते हो या फिर पढ़ रहे हो तो उसके बारे में एटलीस्ट ये कंपोनेंट्स तो आपको पता रहना ही चाहिए, ये पार्ट सरफेस माइनर का। तो वन ऑफ दिस कटिंग ड्रम, फिर कटिंग पिक्स हो गया, स्क्रैपर ब्लेड हो गया, प्राइमरी कन्वेयर, सेकेंडरी कन्वेयर। ये सेकेंडरी कन्वेयर दैट इज नॉट अ फिक्स्ड कन्वेयर, प्राइमरी कन्वेयर आपका फिक्स रहता है। फिर छठ आता है कूलिंग अरेंजमेंट एंड 7 इज डिफरेंशियल ड्राइव फॉर क्राउलर्स। ठीक है, ये 7 कंपोनेंट आपका है। अब इसका डिटेल देखते हैं। देखिए मैंने सर्कल किया है ब्लू कलर से यहाँ पे कटिंग ड्रम मैकेनिकली ड्रिवन के आसपास। तो वो जो एरो दिखा रहा है कटिंग ड्रम मैकेनिकली ड्रिवन, वहाँ पे देखिए कटिंग ड्रम है गोल सा। तो पहला मेरा कटिंग ड्रम है, उसी कटिंग ड्रम के पास मैंने लाल कलर से मार्क किया, दैट इज कटिंग पिक्स। अब वो कटिंग पिक्स काटता है। ठीक है, कटिंग पिक्स क्या हो रहा है, मेरा मटेरियल को कट कर रहा है। अच्छा ये हो गया मेरा कटिंग पिक्स। ऊपर आपने देखा अभी कटिंग ड्रम देखा। अब यहाँ पे देखिए स्क्रैपर ब्लेड, यहाँ पे जो मैंने एरो किया है हरा कलर से नीचे में, ये स्क्रैपर ब्लेड है विथ प्राइमरी कन्वेयर। यहाँ पे आप येलो कलर से एरो करके देख रहे होगे, ये आपका डायरेक्शन है कोल का, कि कोल मेरा कट के डायरेक्ट वहाँ पे जा रहा है। तो स्क्रैपर ब्लेड यहाँ पे क्या करता है कि मेरा जो मिनरल होता है या फिर जो भी काट रहे हैं जिसको भी हम, उसको एक ऑप्टिमम साइज हमको स्क्रैपर ब्लेड यहाँ पे हमको देता है और प्राइमरी कन्वेयर के साथ अटैच रहता है वो। ठीक है, ये आपका प्राइमरी कन्वेयर है। आने वाला साइड देखिए रेड कलर से मैंने मार्क किया यहाँ पे प्राइमरी कन्वेयर है, स्क्रैपर ब्लेड विथ प्राइमरी कन्वेयर। तो ये प्राइमरी कन्वेयर के साथ फिर आपका यहाँ पे सेकेंडरी कन्वेयर आप देख सकते हो, मैंने गोल्ड कलर से रेड कलर से मार्क किया है सेकेंडरी कन्वेयर। यहाँ पे सेकेंडरी कन्वेयर है, जहाँ पे रेड कलर से मैंने एरो करके दिया वो सेकेंडरी कन्वेयर है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में गिर रहा है। और दूसरा बात, प्राइमरी कन्वेयर आपका फिक्स कन्वेयर है फ्रेंड्स। प्राइमरी कन्वेयर आपका फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे कि कोई ट्रक है, डंपर है, उसको आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, उसको वहाँ पे लोड करना है डंपर को, तो आपका प्राइमरी फिक्स रहेगा। आप सेकेंडरी को चेंज करोगे आगे पीछे, डंपर का जो भी लोकेशन होगा उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, अभी हम लोग सब आने वाला वीडियो में देखते हैं आने वाला में, तो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग आगे होगा पीछे होगा, उसके हिसाब से आप सेकेंडरी कन्वेयर का साइज मतलब लोकेशन को चेंज करोगे, जैसे जैसे डंपर का लोकेशन वेरी करेगा। अब आता है मेरा तीसरा क्लासिफिकेशन। तो सरफेस माइनिंग को क्लासीफाई किया जाता है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग ड्रम।
आपने अभी कटिंग ड्रम देख लिया कि कटिंग ड्रम क्या होता है, बेसिकली आपने फिगर तो एटलीस्ट देखा, ठीक है। तो कटिंग ड्रम के बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं सरफेस माइनर को। तो यहाँ पे दो टाइप में मतलब बांट रहे हैं। पहला जो है कटिंग ड्रम पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मशीन एंड कटिंग ड्रम पोजीशन बिटवीन फ्रंट एंड रियर क्लाउडर्स। तो ये दोनों मेरा जो थी है, इसके बेसिस पे अपन कैटेगराइजेशन कर रहे हैं सरफेस माइनर का। तो सबसे पहले पहला वाला स्टार्ट करते हैं, डेट इज कटिंग ड्रम पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फोटो डाला है, कटिंग ड्रम पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मशीन। तो यहाँ पे नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि कटिंग ड्रम का जो पोजीशन है मशीन के फ्रंट में है, नाम में तो ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली है भी यही। देखिए सरफेस माइनर आपने देखा है फोटो में, आप देख सकते हो सरफेस माइनर को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कटिंग ड्रम है वो आपका मशीन के आगे लगा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मशीन। आप देख सकते हो यहाँ पे मशीन के आगे है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है ना फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल में, तो यहाँ पे जो सर्कल है वो आपको ड्रम का डिनोट कर रहा है। तो एरो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में। तो हो क्या रहा है, देखिए जनरली क्या होता है कि जब सरफेस माइनर का जो ड्रम फ्रंट ऑफ द मशीन में रहता है, मतलब मशीन के आगे जब मेरा ड्रम है सरफेस माइनर, वैसा सरफेस माइनर इसका ड्रम मशीन के आगे है, उस केस में क्या हो रहा है कि जो कटिंग का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। एरो के हिसाब से आप देख सकते हो डाउनवर्ड कट करेगा, डाउनवर्ड कट करेगा। और क्योंकि इसलिए क्योंकि उसका ड्रम आगे है, तो यहाँ पे मटेरियल का जो डायरेक्शन होता है डाउन कटिंग होता है। और ऐसा सरफेस माइनर मतलब जिसका ड्रम आगे है, मतलब वैसा सरफेस माइनर जिसका ड्रम का पोजीशन फ्रंट ऑफ द मशीन में है, उसको वर्मीर सरफेस माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मीर सरफेस माइनर। आपको याद रखना है, आप ऐसे लेकर नहीं पूछोगे कि फ्रंट ऑफ द मशीन, नहीं, आपको एक नाम दिया गया है वर्मीर सरफेस माइनर। वर्मीर एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसके हिसाब से वो नाम सेट है, वो सब आपको नहीं याद रखना, खाली नाम याद रखना कि वर्मीर सरफेस माइनर क्या मतलब। तो वर्मीर सरफेस माइनर मतलब डाउन कटिंग डायरेक्शन। सरफेस माइनर डाउन कटिंग, आपको एक चीज़ याद रखना है कि डाउन कटिंग डायरेक्शन, कटिंग का जो डायरेक्शन होगा डाउन कटिंग होगा। और दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि उसमें जो ड्रम का जो पोजीशन होगा वो फ्रंट ऑफ द मशीन में होगा। ड्रम का जो पोजीशन है फ्रंट ऑफ द मशीन में होगा। और दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि कटिंग का जो डायरेक्शन होगा वर्मीर सरफेस माइनर में, वो आपका डाउन कटिंग होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जैसे आप देखते हैं तो कटिंग ड्रम पोजीशन बिटवीन फ्रंट एंड रियर क्लाउडर, मतलब इसमें जाहिर सा बात है कि इसमें ड्रम आपका जो रहेगा वो आगे में नहीं रहेगा, वो आपका रियल क्राउलर और फ्रंट क्राउलर उसके बीच में रहेगा। अब मैंने जो आपको कंपोनेंट्स वाला जो लेवल डायग्राम दिखाया वही आपका था ये वाला, उसमें भी ड्रम साइज आपका फ्रंट एंड रियर क्लाउलर के बीच में था। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हो फोटो में, आप जैसे मैंने आपको शो किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रंट क्लाउडर है, यहाँ पे रियर क्लाउडर है, दोनों बीच में, मतलब आगे क्राउलर चल रहा है पीछे भी क्राउलर चल रहा है, उसके बीच में आपका कटिंग ड्रम है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो कटिंग का जो डायरेक्शन होता है वो आपका अप कटिंग होता है। मतलब यहाँ पे सरफेस माइनर, ऐसा सरफेस माइनर जिसका ड्रम का पोजीशन फ्रंट एंड रियर क्राउलर के बीच में है, उसमें कटिंग का जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका अप कटिंग रहेगा, ऊपर की ओर काटेगा। एरो के साथ मैंने डिनोट किया है। दूसरा चीज़, ऐसे सरफेस माइनर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्टिगिन सरफेस माइनर, वर्टिगिन WIRTGN मैंने लिखा भी है लाल कलर से, इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है। वर्टिगिन सरफेस माइनर, तो हमने क्या पढ़ा कि ड्रम के पोजीशन के हिसाब से अगर आपका ड्रम फ्रंट और रियर क्लाउडर के बीच में है तो पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है कि आपका अप कटिंग है। क्या याद रखना है? अप कटिंग डायरेक्शन जो होगा, जिस डायरेक्शन में सरफेस माइनर काटेगा मटेरियल, वो अप कटिंग डायरेक्शन होगा। यहाँ पे मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो गोल सर्कल मैंने मार्क किया है ये ड्रम है, और एरो जो है वो डायरेक्शन बता रहा है आपका कटिंग का। तो एरो ऊपर जा रहा है मतलब अप कटिंग है। और दूसरा चीज़ ये है कि ऐसे सरफेस माइनर जिसका फ्रंट एंड रियर क्लाउडर है उसको बोलते हैं वर्टिगिन सरफेस माइनर, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्लासिफिकेशंस आपको याद रखना है। अब हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखिए इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, हमने कंपोनेंट्स देख लिया है, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन देख रहे हैं। तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन मतलब जब बेसिकली क्या होता है कि जब सरफेस माइनर आपका काट रहा है मिनरल्स जो भी रॉक जो भी है, तो यहाँ पे उसको मेनली हम ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं उसी के बारे में इसमें देखने वाले हैं कि कितने कितने मोड हैं ट्रांसपोर्ट करने के, बेसिकली उसी पे पूरा ये है। तो पहला जो है कन्वेयर लोडिंग टू ट्रक, दूसरा है साइड कास्टिंग, तीसरा है विंड्रोइंग। तो पहला में क्या होता है कि डायरेक्ट लोड कर देता है, मतलब कन्वेयर लोडिंग टू ट्रक, मतलब कन्वेयर पे करता है या फिर ट्रक पे करता है डायरेक्ट, मतलब मेरा कोल जो भी मेरा ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे है उस पर डायरेक्ट लोड कर दे रहा है।
सेकंड में साइड कास्टिंग कर दे रहा है, मतलब एक तरफ काट रहा है और साइड में ही गिराते जा रहा है। और थर्ड में भी गिरा रहा है, लेकिन थर्ड में नीचे से गिरा रहा है, मतलब साइड कास्टिंग नहीं होता है, वो हम वीडियो आपको दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कन्वेयर लोडिंग टू ट्रक। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इन दिस मोड द सरफेस माइनर कट्स द मटेरियल एंड लोड्स इट डायरेक्टली ऑनटू ए कन्वेयर बेल्ट विच देन ट्रांसफर्स द मटेरियल टू वेटिंग हॉल ट्रक्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वही कन्वेयर बेल्ट है या फिर जो भी वहाँ पे आसपास डंपर बेसिकली ज़्यादा रहता है, वहाँ पे उसको लोड कर देता है। मैक्सिमम चांस में डंपर ही रहता है। फिर सेकंड पॉइंट है कि दिस मोड इज़ इफ़िशियंट फॉर कंटिन्यूस माइनिंग ऑपरेशन। कंटिन्यूस हो रहा है क्योंकि आप एक तरफ काट रहा है, एक तरफ मेरा कंटिन्यू लोड होते जा रहा है, वो हो रहा है। वेयर द मटेरियल नीड्स टू बी क्विकली ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द माइनिंग साइट टू प्रोसेसिंग और स्टॉक पाइल्स एरियाज, इट मिनिमाइजेज द नीड फॉर एडिशनल हैंडलिंग स्टेप्स। हैंडलिंग स्टेप्स करने का मतलब है कि आप क्या करो कि एडिशनल यहाँ पे जैसे एक तरफ गिरा काटता और एक तरफ नीचे गिरा देता, तो हमको अलग से फिर उठाना पड़ता। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं हो रहा है, वही यहाँ पे लिख रहा है कि इट मिनिमाइजेज द नीड फॉर एडिशनल हैंडलिंग स्टेप्स। डायरेक्ट यहाँ पे डंपर में या फिर जो भी मेरा है वहाँ पे गिर रहा है, हमको बीच में उठाने का नहीं करना। एंड रिड्यूजेज द मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर लोडिंग, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, ये तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कुछ तो इसका खराबी होगा ही, हर एक चीज़ का खराबी होता है। तो खराबी क्या देखते हैं पहले। एडवांटेज तो है कि नो हैंडलिंग फॉर ऑफ मटेरियल, सबको पता है नो हैंडलिंग। डिसएडवांटेज क्या है ना कि रिक्वायर्ड लार्जर वर्किंग एरिया, मेरा जो वर्किंग एरिया है वो एक लार्जर रहना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। सेकंड है कि सिलेक्टिव माइनिंग कांट परफॉर्म। अब ये सिलेक्टिव माइनिंग क्या होता है भाई, पहले सिलेक्टिव माइनिंग अपन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हमको इसका डिसएडवांटेज समझ में आएगा कि इसका ये डिसएडवांटेज है। तो देखिए सिलेक्टिव माइनिंग क्या हो रहा है। सेलेक्टिव माइनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन द माइनिंग। ऐसा बहुत छोटा डिफिनेशन लिख रहे हैं, इसका डिफिनेशन इतना लिखेंगे कि एक वीडियो इसमें मेरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम एक बेसिक खाली आपको बताना चाह रहे हैं कि सेलेक्टिव माइनिंग क्या होता है। सेलेक्टिव माइनिंग इज अ टेक्निक यूज इन द माइनिंग इंडस्ट्री टू सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल्स और ओर फ्रॉम अ डिपॉजिट वाइल मिनिमाइजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन वैल्यूएबल मटेरियल। तो एक बेसिक क्या होता है सिलेक्टिव माइनिंग में, सिंपल यही है कि जब भी आप एक एक्सट्रैक्शन करते हो मिनरल्स को, तो आपका सिलेक्टिव माइनिंग का यही आपका टेंडेंसी रहेगा कि आप जितना भी नॉन वैल्यूएबल या फिर जिसको हम लोग ओ भी बोलते हैं ओवरबर्डन, बेसिकली हम उसको नॉन वैल्यूएबल को भी से ही जानते हैं, और जो भी मेरा नॉन मिनरल्स रहेगा जो कि वैल्यूएबल नहीं है उसको हमको रिड्यूस करना है। जितना हो सके हमको उसको मिनिमाइज़ करना है और जितना हो सके हमको मैक्सिमाइज़ करना है अपने वैल्यूएबल मिनरल्स को। तो डैट इज़ सिलेक्टिव माइनिंग। अब इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या अंतर हो गया, हमको डायरेक्ट अगर हम लोड कर रहे हैं डंपर में, तो हमको सिलेक्टिव माइनिंग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि सरफेस माइनर मेरा पीट जो मेरा पीट लेंथ है उसको काटते हुए जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमेशा थोड़ी ना कि ऑलवेज मेरा आपको हमेशा कोल ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग तो आप कर नहीं रहे हो, आप तो ओपन से उड़ाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसका जो पिट होता है ऊपर सरफेस से ही काटना शुरू कर रहा है। तो कभी कभी हो सकता है या फिर मोस्टली क्या होता है ना, मतलब आप यही समझ सकते हो कि वहाँ पे जब सरफेस माइनर मटेरियल को कट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो भी मेरा वैल्यूएबल मिनरल्स है या फिर सब मिक्स हो रहा है, मतलब जो काट रहा हो तो सब मिक्स है, उसमें वैल्यूएबल भी है, उसमें कुछ नॉन वैल्यूएबल भी है। जनरली जब भी हम अंडरग्राउंड सरफेस माइनिंग में जब सोबेल डंपर भी करते हैं तो हमको भी मिलता है। तो इस केस में भी ऐसा कुछ रहेगा कि जो अनवांटेड मिनरल्स रहेगा जो कि नॉट वैल्यूएबल रहेगा, तो वो क्या करेगा कि जब सरफेस माइनर इसको काटेगा तो दोनों रहेगा, दैट इज़ वैल्यूएबल और नॉन वैल्यूएबल, वो दोनों आप डंपर में डाल रहे हो। क्योंकि हमको बीच में तो ऐसा कुछ प्रोसेस हो नहीं रहा है, अभी आप दिखाएंगे वीडियो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वो क्या करता है कि डायरेक्ट जब मेरा काटता है सरफेस माइनर, वो डायरेक्ट आपको डंपर में डालता है, आपको बीच में कुछ प्रोसेस मिलता ही नहीं छाटने का, आप उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते कि डेट इज आप भले ही आगे जाके हमको सेपरेशन होता होगा जहाँ भी प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ भी, लेकिन उस प्रेजेंट एरिया में तो कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि सिलेक्टिव माइनिंग आप कांट परफॉर्म, सिलेक्टिव माइनिंग उस वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। सिलेक्टिव माइनिंग आपने पढ़ ही लिया कि हमको क्या हो रहा है कि हम मिनिमाइजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन वैल्यूएबल मिनरल्स। तो आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट आप डंपर में डाल दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको तो सिलेक्टिव माइनिंग आप कर नहीं सकते हो, कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन वैल्यूएबल मिनरल्स एंड इंक्रीजिंग द वैल्यूएबल मिनरल्स, तो ये आप यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि सिलेक्टिव माइनिंग आपका नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि करता कैसे है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, मेन हमको यही देखना है। देखिए यहाँ फोटो अभी हम आपको दिखाए हैं, देखिए यही हो रहा है, डंपर है, देखिए यहाँ पे सरफेस माइनर आपका है
और देखिए डायरेक्ट, आप देख रहे हो ना, डायरेक्ट मेरा काट रहा है और डायरेक्ट लोड कर रहा है। एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा हमको। तो देखिए ये वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सरफेस माइनर आपका पीछे है और आप देख रहे हो कि डायरेक्ट, देख रहे हो ना, डायरेक्ट मेरा सरफेस माइनर काट रहा है और डायरेक्ट डंपर पे लोड हो रहा है। बीच में कोई प्रोसेस है कि आप सेपरेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई। जो भी वो काटेगा, मिनरल्स प्लस अनवांटेड जो भी रहेगा वो सब लोड होकर जाएगा। अब जहाँ जाएगा वहाँ सेपरेशन होगा ज़रूर, या नहीं हो, जो भी हो। प्रेजेंट में तो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि मेरा सिलेक्टिव माइनिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपको ये पॉइंट जो होगा, सिलेक्टिव माइनिंग कांट परफॉर्म, इसका जो डिसएडवांटेज है वो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप, हम उम्मीद करके चल रहे हैं। अच्छा, ये प्रोसेस आप देखिए, वीडियो आप देख सकते हो बार बार कि मेरा सरफेस माइनर यहाँ पे लो काट रहा है और डायरेक्ट लोड कर रहा है। ये वीडियो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम दूसरा साइड कास्टिंग विद कन्वेयर मोड पढ़ते हैं कि ये दूसरा मतलब क्या है। देखिए सेकंड में क्या हो रहा है ना, कि फर्स्ट में तो आपने देख लिया कि फर्स्ट में मेरा कोई लोड नहीं, डायरेक्ट डंपर में डायरेक्ट काट रहा है, डंपर में फेंक रहा है। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि साइड कास्टिंग विद कन्वेयर मोड, इसमें क्या हो रहा है, इन दिस मोड द सरफेस माइनर कट्स एंड लूजन द मटेरियल्स विच इज़ देन डिपॉजिटेड टू द साइड ऑफ द माइनर्स पाथ यूजिंग अ कन्वेयर सिस्टम। वही सब है लिखा हुआ कि काटता है और साइड में डालता है। ये इतना हम थ्योरी पे आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में आपको स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट लेकर जो भी पढ़ेगा हम आपको बेसिकली बस बता देते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज चलते हैं आपको। देखिए एडवांटेज में क्या हो रहा है, इनेबल सिलेक्टिव माइनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंस मटेरियल टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एंड ब्लेंडिंग पर्पज। देखिए इसमें हो क्या रहा है, अभी हम आपको इसका भी फ़ोटो दिखाएंगे। हम इसमें मटेरियल काट रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट, खाली आपको इतना याद रखना है कि इसमें डायरेक्ट हम डंपर में लोड नहीं कर रहे हैं। एक तरफ मेरा मटेरियल कट रहा है और दूसरी तरफ मेरा मटेरियल गिर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेलेक्टिव माइनिंग आप कर सकते हो। जो भी आपका, अब क्योंकि स्टॉक बना हो रहा था मटेरियल का, एक तरफ काटते चलता है, एक तरफ गिराते चलता है। जो कन्वेयर आपने देखा डायरेक्ट डंपर में गिर रहा था, आपने कन्वेयर डायरेक्ट लोड वाला में आपने देखा कि डायरेक्ट जो ट्रक में गिरा था वो ट्रक में नहीं गिरता है, वो साइड में गिरता है, मतलब ज़मीन पे ही, फ्लोर पे ही, कहीं लोड ट्रक वहाँ पे नहीं रहता है। तो वहाँ पे आप सेलेक्टिव माइनिंग आराम से कर सकते हो। जो भी अनवांटेड रहेगा और जो भी वैल्यूएबल रहेगा वहाँ पे आप उसको छाट सकते हो। फिर बाद में जो भी मेरा लोडर रहेगा उसके थ्रू आप लोड करवा के आप उसको कर सकते हो। दूसरा ये कि नो वेटिंग फॉर ट्रक्स, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। पहला में ये था कि एक डंपर आया, अब यहाँ मान लीजिए एक डंपर गया लोड करके, आने में उसको टाइम लग गया, तो सरफेस माइनर क्या करेगा, सरफेस माइनर खड़ी रहेगा, बैठ क्या कर सकता है। एक मेरा आया, एक मेरा डंपर लोड कर रहा है और मेरे पास नंबर ऑफ डंपर्स कम है, मतलब 2 ही 3 डंपर है, और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे हमको लोड करके पहुँचाना है वहाँ पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आने में टाइम लगेगा। जब आने में टाइम लगेगा तो सरफेस माइनर क्या करेगा, बैठा हुआ रहेगा, और क्या, वही बात है। तो इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो लोड कर नहीं रहा है डंपर में, इसमें तो मेरा साइड में गिरा रहा है। जब साइड में गिराएगा तो इसमें कोई, इसको टाइम का कुछ अथी नहीं है, टेंशन नहीं है, साइड में गिराते जाओ, क्योंकि इसमें कोई डंपर का सिस्टम नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, ये हमको एडवांटेज है। सेकंड ये है डिसएडवांटेज कि रिस्ट्रिक्ट, आप देखिए रिस्ट्रिक्ट 2 to 5 कट वाइड ऑन ईच साइड। ये बोल रहा है ना कि जब आप इसको यूज़ करोगे तो जो मेरा पिट लेंथ रहेगा, पिट लेंथ टोटल एरिया मान लीजिए जो भी मेरा 10 × 50 जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट के हिसाब से जो भी मेरा टोटल एरिया जो है उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो हमको कुछ पार्ट उस एरिया का स्टॉक पाइल में देना है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज में ये बोल रहा है कि कुछ एरिया हम नहीं काट पाएंगे, कुछ एरिया में हम एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस एरिया में हम अपना कोयला काट के स्टॉक पाइल बना के रखे हुए हैं। तो ये मेरा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप रखे हो तो जहाँ पे भी आप रखे हुए हैं वो एरिया तो मेरा गया ना भाई, वो एरिया तो हम नहीं काट सकते। इकोनॉमिकली हो सकता था, लेकिन आपने एज ए लोकेशन आपने वहाँ पे कोल को जो भी मिनरल्स आपका वहाँ पे रखा हुआ है तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो। दूसरा मेरा डिसएडवांटेज है कि मटेरियल ससेप्टेबल टू ऑब्जर्व वाटर। आप मटेरियल को डायरेक्ट ग्राउंड पे गिरा रहे हो, रेनफॉल का मौसम है, मानसून का मौसम है, या फिर कुछ भी क्वांटिटी है वो ख़राब हो, क्वालिटी ख़राब हो जाएगा उसका। तो वाटर ऑब्जर्व होगा उसके अंदर, मतलब वाटर ऑब्जर्व यहाँ पे लिखा हुआ है मेनली। वहाँ पे आप ऐसे है कि मेरा मटेरियल का जो क्वालिटी है वो ख़राब होने का डर है। ग्राउंड पर रखा हुआ है, वाटर ही नहीं है, एयर है, बहुत चीज़ है, जियोलॉजिकल पैरामीटर्स है, जो भी भले ही जाता है, टाइम लगता है जाने में वहाँ पे लोड होकर दूसरी जगह, लेकिन जब तक जितना ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ पे लोड रखा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा उसका ख़राब होने का चांस है। तो ये मेरा मेन डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं ये ऑपरेशन कैसे करता है। हम वीडियो इसका खोजे फ्रेंड्स, लेकिन हमको वीडियो तो नहीं मिला। हम फोटो से आपको डिफिसिट करना चाहते हैं, कि फ़ोटो से शो करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ये रेड सर्कल आप देख रहे हो, रेड सर्कल
देखिए रेड सर्कल में क्या हो रहा है, और रेड सर्कल में मेरा उस कन्वेयर से मेरा गिर रहा है। देख रहे हो स्टॉक पाइल बना रहा है लंबा करके, पूरा स्टॉक पाइल है लंबा, एक तरफ मेरा काट रहा है, एक तरफ मेरा गिरा रहा है। देखिए एरो वाला साइन हमको डिनोट कर रहा है कि मेरा स्टॉक पाइल बना हुआ है, और ये सर्कल डिनोट कर रहा है कि मेरा कन्वेयर मेरा गिरा रहा है। तो आप देख सकते हो स्टॉक पाइल। तो देखिए जो एरिया में जो स्टॉक पाइल है उस एरिया में अगर सरफेस माइनर चलता तो काटता कि नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, वो सरफेस वहाँ पे अब वही रिस्ट्रिक्ट टू 235 कट, मतलब जो मेरा फर्स्ट डिसएडवांटेज था वहाँ पे वो मेरा शो कर रहा है कि लंबा जो लाइन था वो हमको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा ये है डिसएडवांटेज, हमने ये पढ़ा था कि वाटर आ जाएगा या फिर जो भी आ जाएगा वो क्वालिटी यहाँ पे ख़राब करेगा, वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एडवांटेज हमने ये पढ़ा था कि सेलेक्टिव माइनिंग हम कर सकते हैं। हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मेरा बेहरवेवर मिनरल्स रहेगा चाहे जो भी रहेगा हम उसको यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। हम वहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं, और बाद में हम इसको जहाँ पे भी हमको भेजना है थर्मल पावर प्लांट या फिर जहाँ भी हम उसको प्रोसेसिंग करने के लिए जहाँ पे हम उसका यूज रहेगा हम उसको लोड करके हैंडलिंग करके हम इसको भेज सकते हैं। हाँ एक और डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो कि इसमें हैंडलिंग का ज़रूरत होगा, जो हमें ऊपर नहीं लिखे हैं। तो क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में आप डायरेक्ट डंपर में लोड करते थे, और क्योंकि इसमें आप साइड कास्टिंग कर रहे हो, तो साइड कास्टिंग का मतलब यही है कि साइड में गिराना। अब क्योंकि आप साइड कास्टिंग कर रहे हो तो जाहिर सा बात है कि आप इसमें री हैंडलिंग आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे री हैंडलिंग करने में आपका थोड़ा टाइम जाएगा, और बस यही आपका है। अच्छा तो ये है मेरा सेकंड वाला सिलेक्टिव कहानी, मतलब से साइड कास्टिंग विथ कन्वेयर मोड। तो ये आपने देख लिया। अब आते हैं हम थर्ड मेरा मोड ऑफ ऑपरेशन। अब थर्ड जो मेरा है विंड्रोइंग मोड, उसको पहले देखने से पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं ताकि हमको समझने में बहुत आसानी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सरफेस माइनर मेरा मटेरियल को कट कर रहा है। यहाँ पे आप नीचे से देख सकते हैं, नीचे से मेरा मटेरियल को मेरा कट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए बगल में मेरा डंपर से मेरा लोड हो रहा है मटेरियल, मेरा री हैंडलिंग हो रहा है। जाहिर सा बात है कि डायरेक्ट मटेरियल मेरा डंपर में नहीं होगा तो मेरा री हैंडलिंग तो करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे वीडियो को आप ज़रा देखिए, और इसमें आप क्या, इसमें थोड़ा आप मिसिंग देख रहे हो। मिसिंग इज़ दिस फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कन्वेयर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप बेसिकली दो मेथड आपको याद हो, अगर आपने अभी तक दो मेथड को अच्छा से याद रखा है, तो आप यहाँ पे बेसिकली आप देखिएगा कि उन दोनों टेक्निक्स में डायरेक्ट मेरा कन्वेयर यूज हो रहा था। मतलब मटेरियल को डिस्चार्ज करने में एक में डायरेक्ट डंपर में हो रहा था, और एक हम डायरेक्ट साइड कास्टिंग कर रहे थे। लेकिन दोनों केसेस में हमको एक कन्वेयर का ज़रूरत था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कन्वेयर यूज नहीं हो रहा है। बेसिकली अगर हम बेसिक बताएं डिफरेंस इसका, साइड कास्टिंग जैसा ही है ये साइड कास्टिंग, और इसमें दोनों में आप मटेरियल फ्लोर पे ही मेरा हो रहा है। लेकिन डिफरेंस देखिए बेसिकली क्या है। साइड कास्टिंग में आप कन्वेयर यूज कर रहे हो तो मेरा एक हीप बना हुआ है। हीप मतलब एक थोड़ा बोल सकते हो कि पहाड़ टाइप का, मतलब एक लेयर बाय लेयर मेरा मटेरियल मेरा साइड से हम गिराते जा रहे हैं, तो वो मेरा है। दूसरा उसमें है कि आप कन्वेयर यूज़ कर रहे हो, इसमें मेरा कोई कन्वेयर यूज़ नहीं हो रहा है, कट रहा है मटेरियल और वहीं पर गिरा रहा है। दूसरा किस इसमें ये है कि इसमें हम स्क्रैपर ब्लेड मेरा जो रहता है मैकेनिज्म वो इसमें ओपन रहता है। तो होता क्या है कि जब मटेरियल हम काट रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे पहला दूसरा केस में क्या था कि डायरेक्ट डंपर टू लोडर में, और जहाँ पे हम साइड कास्टिंग कर रहे थे, तो उन दोनों केसेस में मेरा स्क्रैपर ब्लेड एक्टिव था। तो स्क्रैपर ब्लेड एक्टिव होने की वजह से क्या हो रहा था कि मेरा मटेरियल कटता था, फिर स्क्रैपर ब्लेड से प्राइमरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी में, फिर उसके बाद जहाँ पे हमको जाना था। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म है, क्योंकि मेरा वहीं पे गिरा रहा है, विंड्रोइंग हो रहा है, नाम ही है इसका विंड्रोइंग। तो यहाँ पे स्क्रैपर ब्लेड जो मेरा कीप्ड ओपन है, मटेरियल कैसा है मेरा ओपन, मतलब सॉरी स्क्रैपर ब्लेड मेरा ओपन रहता है। बेसिकली आप खाली इतना याद रखिए। तो उसके कारण से होता क्या है कि जो मेरा मटेरियल है वो कोर्स हो जाता है, मतलब उसका फाइन हम नहीं कर पाते हैं, जो जैसा काट रहा है वैसा ही हमको मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो क्रशिंग करने का यहाँ पे थोड़ा आपको एडिशनल काम करना पड़ेगा इस विंड्रोइंग में। अच्छा ये होता है मेरा बेसिक। तो बाकी वही है, काट रहा है। बाकी आप डिफरेंस देख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन पहला केस हमने देखा वो। तो अभी हमने 3 टेक्निक्स देखा सरफेस माइनर को, तो एक बार ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं कि थोड़ा हमको एक रिकैप मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे तीनों का मैंने एक वीडियो बना कर डाला है यहाँ पे ओवरव्यू के लिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट में डायरेक्ट टू डंपर में मेरा हो रहा है, आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा सरफेस माइनर जो कन्वेयर आप देख सकते हो, फर्स्ट में मेरा कन्वेयर यूज हो रहा है फ्रेंड्स, कन्वेयर डायरेक्ट आपका डंपर में डाल रहा है। सेकंड में भी मेरा कन्वेयर यूज हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट डंपर में नहीं है क्योंकि हीप बनाते हुए जा रहा है। थर्ड में आप देख सकते हो कोई कन्वेयर यूज नहीं हो रहा है, तो देयर इज़ नो यूज ऑफ कन्वेयर इन, इसलिए आप देख सकते हो इन वीडियो में।
और अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आराम से आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप समझने का ही कोशिश करिए कि साइड कास्टिंग डायरेक्ट टू डम्फर, साइड कास्टिंग और विंड रोइंग, ये तीनों का तीनों मैंने एक साथ आपको डाला है, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओ कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में मेरा क्या हो रहा है, एंड थर्ड जो अपन ने पढ़ा विंड रोइंग, उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, एक में मेरा कन्वेयर डायरेक्ट डम्फर में हो रहा है, सिलेक्टिव माइनिंग आप नहीं कर सकते हो, हमने बता चुका है। सेकंड और थर्ड में क्योंकि मेरा मटेरियल फ्लोर पे आ रहा है तो आप सिलेक्टिव माइनिंग कर सकते हैं। तो मेरा जो सिलेक्टिव माइनिंग का जो प्रोसेस है, आप साइड कास्टिंग और विंड रोइंग में मेरा होता है, लेकिन डायरेक्ट टू डम्फर में आप सिलेक्टिव माइनिंग नहीं कर सकते हो। अच्छा, और यहाँ पे आप बेसिकली अब आराम से यहाँ पे आप कंपैरिजन, तीनों का डिफरेंस आप कंपेयर भी कर सकते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग मैंने कैटेगराइज किया, डायरेक्ट टू डम्फर, साइड कास्टिंग, विंड रोइंग। अब अपन देखने वाले हैं कि जो अपन अगला जो मोड ऑफ ऑपरेशन है कि मेरा सरफेस माइनर जब मेरा काटता है ड्यूरिंग कटिंग, तो वो उसमें कैसे मतलब करता है काम। तो चलिए उसको अब देखते हैं। तो अभी हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखा जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग था, मतलब सरफेस माइनर जो मेरा मटेरियल कट कर रहा है वो कैसे लोड कर रहा है, डायरेक्ट लोड कर रहा है, साइड कास्टिंग कर रहा है, विंड ड्रॉइंग कर रहा है, उस पर भी अपन देखा। अभी जो देखने वाले हैं वो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन अ पिट। अब सरफेस माइनर ट्रेवलिंग कैसे कर रहा है, मतलब अभी आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, अभी अपन देख रहे हैं कि सरफेस माइनर जो मटेरियल कट करेगा वो मतलब उसके अकॉर्डिंग अपन देखने वाले हैं। तो उसमें इम्प्टी ट्रेवल बैक मोड है, टर्न बैक मेथड है, एंड डेट इज हार्वेस्टिंग और कंटिन्यूस मोड है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्प्टी ट्रेवल बैक मोड से। तो देखिए इम्प्टी ट्रेवल बैक मोड में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि पिट लेंथ क्या होता है जनरली। देखिए जिस लेंथ को टोटल मान लीजिए लेट से 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर एक लेंथ है मेरा, और वही उसमें सरफेस माइनर को चलना है, मतलब वो टोटल लेंथ पे सरफेस माइनर को काटना है। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि जो टोटल एरिया जो सरफेस माइनर को काटना है, जिस पे सरफेस माइनर मटेरियल मेरा कट करेगा, बेसिकली उसी को पिट लेंथ बोल रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि पिट लेंथ इज सो लेस दैट द टर्निंग टाइम बिकम्स मोर देन इम्प्टी ट्रेवल बैक टाइम। एंड दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि पिट कंडीशन एंड डायमेंशंस आर नॉट सुटेबल फॉर टर्निंग ऑफ द मशीन। तो आपने दोनों डिफिनेशन में मेरा यहाँ पे टर्निंग टाइम और नॉन इम्प्टी टाइम इसको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन इस पर करते हैं आखिर क्या है। देखिए यहाँ पे एक मैंने फिगर बताया है जिसमें पूरा मार्क मैंने किया है, और सेकंड फोटो आप देख सकते हो राइट साइड कॉर्नर में मैंने फ़ोटो का पूरा एरो डिटेल यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि पीएल आपका क्या डिनोट कर रहा है, पीएल आपका पिट लेंथ डिनोट कर रहा है, पी जो आपका जैसे P1 P2 पिंक कलर का जो एरो है बिग वाला वो क्या डिनोट कर रहा है, तो वो आपका पोजीशन ऑफ सरफेस माइनर डिनोट कर रहा है, पिंक एरो ब्रैकेट में मैंने लिखा है। फिर डॉटेड एरो, यहाँ पे डॉटेड एरो जो है, डॉटेड एरो वो क्या डिनोट कर रहा है, तो डॉटेड एरो आपका सोज इम्पटी ट्रेवल ऑफ सरफेस माइनर आफ्टर ए कट। अब चलिए देखते हैं, आपने एक बार पूरा फिर से पॉज करके आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से एक बार फिगर से, ठीक है। चलिए देख लिए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट से मेरा PL1 से स्टार्ट करते हैं। PL1 मतलब पिट लेंथ 1, रेड कलर का जो है। अच्छा, तो ये जो पूरा एरिया है, देखिए फिर से हम बता रहे हैं, ब्लू कलर का जो मेरा एरिया है जिसके अंदर मेरा बना हुआ है, ब्लू कलर का बाहर का जो एरिया है वो टोटल एरिया है, मतलब उसके अंदर मेरा 1 2 3 4 पिट लेंथ है, मतलब 4 पिट लेंथ सरफेस माइनर को काटना है, 4 पिट लेंथ, ठीक है। फिर डिटेल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। 4 पिट लेंथ मेरा कट रहा है। P1 P2 पिंक वाला जो है वो सरफेस माइनर का पोजीशन को बात शो कर रहा है। PL1 PL2 पिट लेंथ शो कर रहा है। डॉटेड वाला आपका इम्पटी ट्रेवल शो कर रहा है सरफेस माइनर का। अब फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे लेट्स एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा सरफेस माइनर स्टार्ट किया हमको PL1 से काटना, पिट लेंथ 1 से हम यहाँ पे सरफेस माइनर को बैठा दिए, जो कि P1 पे मेरा सरफेस माइनर कट रहा है, देखो शो हो रहा है। तो P1 पे जब सरफेस माइनर काटेगा, अब P1 से जब सरफेस माइनर P1 के जब लास्ट पे आ जाएगा, P1 के जब लास्ट में मेरा सरफेस माइनर आ जाएगा, तो जब वो मोड़ने के लिए मेरा पिट लेंथ 2 पे जब जाएगा, P1 के लास्ट से जब मेरा मोड़ने के लिए लास्ट में जाएगा, जहाँ पे देखिए सेकंड फिगर में मैंने एरो करके साइन दिया है। तो P1 के जब मेरा पूरा P1 मेरा काट लिया, पिट लेंथ 1 सरफेस में मेरा पूरा मटेरियल उस पूरा काट लिया उसको। अब सेकंड में मुड़ेगा काटने के लिए, जाहिर सा बात है। तो जब सेकंड में मुड़ रहा है ना, तो उसके पास उतना जगह ही नहीं है। मतलब ये हो रहा है कि जब पिट लेंथ 1 से जब मेरा पिट लेंथ 2 में मेरा सरफेस माइनर जा रहा है, तो सरफेस माइनर मुड़ नहीं पा रहा है। अब फिर जाएगा कैसे भाई?
मुड़ेगा नहीं तो जब जाएगा कैसे, देखिए जाएगा कैसे कि जब मेरा मुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है नॉट इनफ टर्निंग रेडियस, मुड़ नहीं पा रहा है, तो रिवर्स बैक मतलब देखिए रिवर्स एक होता है कि आप मोड़ के जा रहे हो गाड़ी उल्टा करके, एक होता है रिवर्स मतलब जैसे ही आगे गए थे उसी डायरेक्शन में आप रिवर्स गियर में देके पीछे आ जाओ, तो वैसे ही यहाँ पे करेगा। इसलिए हम आपको डॉटेड वाला शो किए हैं कि जो मेरा डॉटेड एरो है वो क्या शो कर रहा है, वो यही शो कर रहा है इसमें कि शोज एम्प्टी ट्रेवल ऑफ सरफेस माइनर आफ्टर अ कट। आफ्टर अ कट मतलब लेट से मैंने PL1 को मैंने काट दिया, PL1 को जब मैंने काट दिया तो जब PL1 मेरा ख़त्म हो गया, मेरा पूरा सरफेस मैंने PL1 को जब मेरा काटा, तो जाहिर सा बात है उसको PL2 जब काटना है तो क्योंकि वो टर्न नहीं कर पाएगा, मुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उतना एरिया नहीं है कि सरफेस माइनर उतना मुड़ ले, ठीक है, उतना एरिया नहीं है वहाँ पे कि सरफेस माइनर उसको मोड़ ले। जब मोड़ नहीं पाएगा तब क्या होगा, तो सरफेस माइनर रिवर्स गियर लेगा और रिवर्स गियर से ही देखिए एरो का मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया फ्रेंड्स, एरो एकदम ध्यान से देखिएगा, P1 और P2 को ध्यान से देखो, P1 और P में क्या हो रहा है, पिंक एरो है और P2 में भी पिंक है। एरो का मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, आने वाला जो दूसरा मोड है उसमें हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो P1 को देखिए, P1 में एरो का डायरेक्शन सेम है, तो रिवर्स गियर में क्या हो रहा है, रिवर्स में वही होता है, डायरेक्शन तो सेम होता है, मतलब डायरेक्शन मतलब कहने का मतलब कि गाड़ी का जो लोकेशन होता है, जो मेरा लोकेशन हो रहा है वो तो सीधा ही रहता है, गाड़ी पीछे आता है धीरे धीरे, तो वही यहाँ पे है कि धीरे धीरे मेरा सरफेस माइनर पीछे आएगा। देखिए P1 यहाँ पे है, फिर P2 यहाँ पे है, फिर धीरे धीरे वो P3 के एकदम टॉप में पहुँचेगा, मतलब जहाँ से वो सरफेस माइनर स्टार्ट किया था P1 को काटना एकदम टॉप में, तो वही एकदम P2 के टॉप में आ जाएगा, जो यहाँ पे मेरा P3 यहाँ पे हमको शो कर रहा है। और जब मेरा P3 शो कर रहा है फिर वहीं से मेरा PL2 मतलब पिट लेंथ 2 को काटना शुरू करेगा, फिर P3 मेरा आगे जाएगा, P4 यहाँ पे देख सकते हो, फिर मेरा P4 गया, फिर फिर PL2 मतलब मेरा पिट लेंथ 2 मेरा जब ख़त्म हो जाएगा तो पिट लेंथ 3 में जाएगा, तो पिट लेंथ जब 3 में जाएगा तो फिर टर्निंग रेडियस नहीं है, टर्निंग रेडियस फिर नहीं है, मतलब टर्निंग रेडियस करने मतलब हमको सिंपल आप यही समझ लो कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा टर्निंग रेडियस करने मतलब हम आपको बताएंगे डिटेल्ड। यहाँ पे फिलहाल यही समझो कि मोड़ने के लिए उसको जगह नहीं है, मतलब मोड़ने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, जितना मेरी रिवर्स गियर देखो पिट लेंथ 2 में पहुँचेगा ना, उससे ज़्यादा समय उसको मोड़ने में ही लग रहा है, तो काहे लग जाएगा, जो हमको प्रोडक्शन भी तो करना है, बराबर मेरा कम जाएगा। तो यही आप यही समझो कि पिट लेंथ 1 से 2 में हम जो मुड़ के जाएंगे जितना देर में, लेट से एग्जूम बता रहे हैं, लेट से 5 मिनट हमको पिट लेंथ 1 से 2 में जाने के लिए लग रहा है, मुड़ के जाने के लिए लग रहा है। पहला कंडीशन हो सकता है कि एरिया मेरे पास नहीं है, पहला कंडीशन हम रिवर्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास एरिया नहीं है मुड़ने के लिए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एरिया तो है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो लेट से मेरे पास पहला तो एरिया ही नहीं है, तब तो कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तब तो हमको रिवर्स में आना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये है कि मेरे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि 5 मिनट हमको मुड़ के आने में लग रहा है P1 से P2 में, और हम 2 मिनट में रिवर्स में आ जा रहे हैं, तो हमको हर एक कट करने के बाद 3 मिनट बच रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका पिट लेंथ रहेगा उसके हिसाब से आपको 3 मिनट बहुत मैटर करता है भाई। तो हम एज्यूम करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे वही बोल रहे हैं, रिवर्स करने से हमको टाइम अगर बचत हो रहा है तो हम रिवर्स करके आ जाएंगे। फिर वैसे ही मेरा जब PL2 मेरा काट लिया, PL2 मेरा पूरा काट लिया, तो PL2 से जब P3 में जाएगा तो फिर हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर मेरे पास जगह नहीं है, तो फिर हम रिवर्स लेंगे और फिर रिवर्स लेके पीछे आ जाए। P4 से P5 में आया, P4 से P5 में आया, और फिर देखिए P5 से रिवर्स करके पिट लेंथ 3 के एकदम टॉप में स्टार्टिंग पॉइंट P6 मेरा पोजीशन है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने P1 P2 में लिखा है, नाम कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए। P4 के बाद रिवर्स करके P5 डॉट एकदम रिवर्स करते P6 पाएगा। फिर P6 पे जब आया तो P6 को पूरा करते मेरा पिट लेंथ 3 को पूरा उड़ाते गया, पिट लेंथ 3 को उड़ाते मेरा P7 पे आ गया पोजीशन। फिर P7 मेरा पिट लेंथ 3 से पिट लेंथ 4 पे नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रिवर्स ले भाई, फिर रिवर्स मारेगा, फिर रिवर्स मार के मेरा P8 पे आया, P8 पे फिर मेरा P9 पे आया, तो फिर P9 मतलब PL4 मतलब पिट लेंथ 4 पे आ गया। फिर वहाँ से फिर उड़ाते मेरा पोजीशन P10 पे पहुँच गया। तो इस पूरे प्रोसेस में आपका ही हो रहा है,
तो यहाँ पे टर्निंग रेडियस नहीं होता है। टर्निंग रेडियस मतलब मोड़ने का जगह, ठीक है। एडवांस में जरा टर्निंग रेडियस, थोड़ा बोलने से इंप्रेशन बनता है एडवांस में। टर्निंग रेडियस, नॉट इनफ टर्निंग रेडियस, थोड़ा इंप्रेशन बन गया। अच्छा, इंग्लिश अच्छा है इसका। नॉट इनफ टर्निंग रेडियस है, या फिर आपके पास टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, होता है कहीं कहीं पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन एम्प्टी ट्रेवल आपका ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें जूम करके चल रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको एम्प्टी ट्रेवल बैक मोड समझ में आया हो। हम एक बार फिर से ओवरव्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम फिर से बता रहे हैं क्या हो रहा है कि मेरे पास एक टोटल एरिया है। टोटल एरिया ब्लू कलर का टोटल एरिया शो कर रहा है। पिट लेंथ 1, पिट लेंथ 2, PL3, PL4 मेरा पिट लेंथ शो कर रहा है। P1, P2, P3 मेरा पोजीशन ऑफ सरफेस माइनर शो कर रहा है। डॉटेड वाला मेरा यहाँ पे शो कर रहा है एम्प्टी ट्रेवल। तो जाहिर सा बात है, मेरा P1 पे जब मेरा सरफेस माइनर चल रहा है पोजीशन 1 में, पिट लेंथ को जब मेरा काट देगा तो PL2 पे नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि वहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा, या फिर उसके पास मोड़ने के लिए मशीन को जगह नहीं है। तो जब मशीन को मोड़ने के लिए जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स गियर लेंगे और फिर एम्प्टी ट्रेवल बैक। इसीलिए इसका नाम है एम्प्टी ट्रेवल बैक। मतलब तुम काटा PL1 को काटा, PL1 को जब तुम काटा तो PL2 में जाने के लिए तुम एम्प्टी ट्रेवल मतलब खाली, तुमको खाली हाथ, एम्प्टी मतलब खाली, और बैक मोड मतलब बैक, रिवर्स गियर लेते 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 P3 पे तुम आ गया। P3 मतलब पोजीशन 3। फिर तुम PL2 को काटेगा, तो जितना मेरा पिट लेंथ रहेगा सब वैसे ही करेगा। उसके लास्ट में काटते काटते जो भी मेरा पिट लेंथ रहेगा उसके लास्ट पोजीशन पे काट देगा, फिर वहाँ से रिवर्स लेगा, फिर नया पिट लेंथ पाएगा। ये प्रोसेस इसमें यही होगा। तो हम जूम करके चल रहे हैं कि आपको एम्प्टी ट्रेवल बैक मोड समझ में आया हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दूसरा वाला ट्रेवल मोड, टर्न बैक मेथड। अब हम टर्न बैक मेथड देखेंगे। देखिए, जब आप एम्प्टी ट्रेवल देख लेना तो आपको टर्न बैक आराम से समझ में आ जाएगा। टर्न बैक में बस यही है, पूरा आपको डायग्राम तो आपको पता है, PL1, PL2, PL3, P4। हम फिर से आपको बताएंगे नहीं। P1, P2 पोजीशन मेरा है और PL1 मेरा पिट लेंथ है, ठीक है। तो जनरली क्या हो रहा है, जब मेरा सरफेस माइनर P1 PL1 पे दैट इज पिट लेंथ 1 से PL1 से स्टार्ट हुआ उसको काटने के लिए पिट लेंथ को पूरा, तो जब काटते काटते जब मेरा PL1 के लास्ट में जब मेरा आ गया, तब यहाँ पे मुड़ना उसको। तब इस केस में क्या होता है ना कि इस केस में टर्न बैक मेथड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे मोड़ने के लिए जगह है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है फिर से, यहाँ पे मोड़ने के लिए जगह है, और दूसरा चीज़ ये हो रहा है कि रिवर्सिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मुड़ जा रहे हैं। मतलब हमको रिवर्स करने में जितना टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेट से 5 मिनट, अगर हमको 4 मिनट हमको रिवर्स गियर में हमको पिट लेंथ 2 में पहुँच रहे हैं, हम 1 मिनट में ही यहाँ पे मुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनफ टर्निंग रेडियस है, स्पेस ज़्यादा है, तो हमको समय भी कम लग रहा है, तो हम टर्न कर जा रहे हैं। तो जाहिर सा बात है, जब मेरा PL1 पे जब मेरा सरफेस माइनर पूरा काट दिया है, और P1 से जब हमको P2 पे जाना है, मतलब सॉरी PL1 से PL2 पे जब जाना है, पिट लेंथ 2 पे जब जाना है, तो मेरा सरफेस माइनर क्या करेगा, PL1 के लास्ट में पहुँचेगा काट के, और आराम से टर्न कर लेगा। यही चीज़ तो वहाँ पे नहीं हो रहा था। एम्प्टी ट्रेवल में क्या हो रहा था, क्योंकि मेरे पास इनफ एरिया नहीं था, टर्निंग रेडियस नहीं था, तब हम मोड़ नहीं पा रहे थे। और दूसरा चीज़ यह था कि हमको समय ज़्यादा लग रहा था। फिर जब P2 में मतलब पोजीशन P2 पे आ गया, फिर PL2 के जब काटते काटते लास्ट पे आ गया, तो PL2 से उसको PL3 पे जाना है। तो जब PL2 से PL3 पे जब जाएगा तो आराम से टर्न करके PL3 पे चल जाएगा, आराम से PL3 पे चला गया। और जब PL3 पे चला गया, फिर PL3 के लास्ट में काटेगा, दैट इज P5 में मेरा सरफेस माइनर आ गया। P5 मतलब पोजीशन ऑफ सरफेस माइनर P5। जब मेरा P5 पे आ गया, फिर उसको पिट लेंथ 4 पे जाना है, तो वहाँ से आराम से फिर टर्न कर जाएगा। तो यही प्रोसेस में होते रहेगा। तो आपको तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इन टर्न बैक मोड आफ्टर कंप्लीटिंग अ कटिंग पास द सरफेस माइनर मेक्स अ टर्न एट द एंड ऑफ द पास। यस, एंड में आप देख ही रहे हो मेरा टर्न हो जाता है, एंड स्टार्ट्स अ न्यू कटिंग पास इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर न्यू कट करना, उसमें क्या होता कि रिवर्स होता था, तुमको उसमें एरिया नहीं था या फिर टाइम ज़्यादा लगता था। दिस मोड अलाउज फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन विदाउट द नीड टू ट्रेवल बैक एम्प्टी। क्यों हम करेंगे यहाँ पे ट्रेवल बैक एम्प्टी, आपको नहीं करना है। ट्रेवल बैक एम्प्टी मतलब आप बिना काटे आपको रिवर्स लेना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे आपका एरिया नहीं था उतना, या फिर टर्न करने में ज़्यादा समय लगता होगा। एरिया का में तो ज़्यादा समय लगेगा ही, और आप क्योंकि रिवर्स करने में जितना देर में आप टर्न में कर रहे हो उतना उस केस में एम्प्टी ट्रेवल में आप रिवर्स कर जाते थे, तो इसलिए हम रिवर्स प्रेफर मारते थे। इनफ टर्निंग रेडियस है इसमें, जाहिर सा बात है। अब आते हैं हम हार्वेस्टिंग और कंटिन्यूस मोड। ये क्या होता है, देखिए, इन कंटिन्यूस और हार्वेस्टिंग मोड द सरफेस माइनर कंटिन्यूसली कट्स एंड एक्सट्रैक्ट्स मटेरियल बिकॉज इट्स
as it moves forward without stopping, turning while cutting and require large width. And fourth point is time consume only cuts the material. तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है कि आपने देखा इम्पिटेबल बैक मोड देखा, आपने टर्न बैक मेथड देखा, दोनों में आपने देखा कि कहीं ना कहीं मेरा टर्न करने में भी मेरा टाइम जा रहा था। मतलब सरफेस माइनर पिट लेंथ 1 पिट लेंथ 2 या मेरा पिट लेंथ 3 या मेरा पिट लेंथ 4 को तो काटेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो मेरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे सरफेस में एक में तो रिवर्स हो रहा है इम्पिटेबल बैक मेथड में, तो रिवर्स में मेरा टाइम जा रहा है, फिर टर्न बैक मेथड में टर्न में मेरा टाइम जा रहा है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसमें उसमें वो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये हो रहा है ना कि ये टर्निंग करते समय भी आपका काटेगा, इतना भयंकर है। वाह, मतलब ये अगर मुड़ रहा है मेरा एक पीढ़ लेंथ से दूसरे पीढ़ लेंथ पे जब मेरा ये जा रहा है, तो जब उसके दौरान भी ये काटते हुए जाएगा। और वो दोनों क्या था कि ऐसा नहीं करता था, वो दोनों सिर्फ जाता था, वो दोनों उस टाइम पे काम नहीं करता था, सिर्फ टर्न करता था या फिर इम्पिटेबल बैक पड़ता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये टर्निंग वाइल कटिंग, इसलिए हम लिखे हैं टर्निंग वाइल कटिंग हेलो हाईलाइट करके। ये टर्निंग करते समय भी मेरा काटेगा। फिर एक वायर लार्ज विड्थ, बहुत लार्ज एरिया चाहिए, टाइम कंज्यूम ओनली कट्स द मटेरियल, जाहिर सा बात है सिर्फ मेरा मटेरियल काटने में टाइम जाएगा, क्योंकि टर्निंग में तो टाइम जा ही नहीं रहा है, टर्निंग में भी काट रहा है ना, तो मेरा पूरा जो मेरा टाइम है वो सिर्फ मटेरियल को काटने में जा रहा है, बाकी इसमें जा ही नहीं रहा है। लेकिन वो दोनों में क्या था कि मेरा काटने में तो जा ही रहा था, इम्पिटेबल और टर्निंग बैक मेथड में काटने में तो मेरा जा ही रहा था, साथ ही साथ मेरा टर्निंग करने में या फिर और हम बोल सकते हैं कि जब मेरा पिट लेंथ चेंज हो रहा था तो उस पिट लेंथ जाने में भी उसमें टाइम जा रहा था, उसमें तो नहीं काट रहा था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो मेरा काट रहा है टर्निंग में भी, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि टाइम जो मेरा कंज्यूम हो रहा है वो सिर्फ आपका मटेरियल को काटने में जा रहा है। आप यहाँ पे टर्निंग और मेरा एक जगह से दूसरी जगह टर्न करने में, पिट लेंथ जाने में आपका टाइम तो जा ही रहा है, लेकिन आप उसमें भी काट रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपका मटेरियल को काटने में टाइम लग रहा है। तो ये डेट इज़ द बेस्ट इफिशिएंसी इसका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है ये। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, लार्ज एरिया। अच्छा, आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं साइकिल टाइम। अब ये साइकिल टाइम क्या होता है, देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन। एक साइकिल बोल सकते हो, या फिर देखिए एक मेरा पिट लेंथ, मेरा सरफेस माइनर चल रहा है, एक पिट लेंथ को काटा, तो वो पूरे एक पिट लेंथ से मतलब एक बार मेरा जब कटिंग स्टार्ट किया, तो एक मेरा जब कटिंग स्टार्ट किया और फिर मेरा जब दूसरा कटिंग स्टार्ट करेगा, जहाँ पे भी जो भी मेरा पिट लेंथ होगा, 1 को मान लीजिए पिट लेंथ 1 को मेरा सरफेस माइनर काट दिया, और जब मेरा दूसरा बार जब सरफेस माइनर मेरा कटिंग स्टार्ट करेगा, तो वो दोनों प्रोसेस में मेरा जो जितना टाइम लगता है उस प्रोसेस में आने में, डेट इज़ साइकिल टाइम। वही लिखा है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो अगर हम बात करें इम्पिटेबल बैक के मेथड के बारे में, इम्पिटेबल बैक के मेथड के बारे में, तो इम्पिटेबल बैक में मेरा जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है, एक तो मेरा कटिंग टाइम, एक कट किया और फिर जब दूसरा बार मेरा कटिंग स्टार्ट किया, एक पिट लेंथ 1 मेरा काटा, और जब मेरा दूसरा बार काटेगा तो कब, एक तो मेरा टी कट, मेरा टाइमिंग ऑफ कटिंग, PL1 मेरा पिट लेंथ 1 है, तो मेरा टाइमिंग ऑफ कट PL1 को लगा, और दूसरा बार मेरा रिवर्स बैक लिया रिटर्न, तो क्योंकि इसमें टर्निंग तो होता नहीं है, इम्पिटेबल होता है, तो PL2 को कब काटेगा, देखिए फिर से समझिए रिकॉर्ड से, PL1 को मेरा काटा, पिट लेंथ 1 को मेरा काट दिया, पिट लेंथ 1 के मेरा लास्ट में पहुंच गया, पिट लेंथ 1 के जब मेरा लास्ट में पहुंचा तो टर्निंग तो इसमें है नहीं, तब तो रिवर्स लेगा ये पिट लेंथ 2 को काटने के लिए। तो पिट लेंथ 2 को काटने के लिए मेरा रिटर्न लिया, रिटर्न मतलब वही रिवर्स लेके पिट लेंथ 2 के पोजीशन पे पहुंचा, फिर मेरा पोजीशन वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो हमको टाइम कितना लगा, PL1 के स्टार्टिंग से लेके PL2 के काटने तक का कितना समय हमको लगा, तो डैट इज साइकिल टाइम। तो इसमें कितना लगा, PL1 को पूरा काटेगा, PL1 को काटा मेरा, तो डैट इज टाइमिंग ऑफ कटिंग, फिर PL1 के लास्ट में काट दिया मेरा, PL1 को काटने के बाद रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाके फिर मेरा PL2 को काटेगा। तो पूरे साइकिल में हमको टाइमिंग ऑफ कटिंग प्लस टाइमिंग ऑफ रिटर्न, तो डैट इज़ इम्पिटेबल बैक। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। दूसरा आता है मेरा टर्न बैक। टर्न बैक में क्या हो रहा है, टर्न बैक में क्या हो रहा है, मेरा टाइमिंग ऑफ कट, PL1 को काटने का समय, अब क्योंकि इसमें मेरे पास इनफ टर्निंग रेडियस है, तो ये क्या करेगा, ये मेरा मुड़ जाएगा, ये मेरा मुड़ गया। अब यहाँ पे मुड़ गया और तुरंत मेरा जैसे ही मतलब PL1 के ख़त्म किया, तुरंत मुड़ गया, तुरंत PL2 को उड़ाना शुरू किया।
तो एक मेरा PL1 स्टार्ट किया। अब PL1 स्टार्ट करते करते PL1 को काटा, तो टाइमिंग ऑफ कटिंग ऑफ PL1, हम यहाँ पे इसलिए PL1 बोल रहे हैं, पिट लेंथ 1 आपको, क्योंकि फिगर आपको याद रखना है। PL1 को काटा। अब PL1 को काटते 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 मेरा लास्ट में आ गया, मेरा PL1 को पूरा काट दिया। अब मेरा जब PL1 को पूरा काट दिया तो मेरा PL2 में जब कब स्टार्ट करेगा, जब वो मुड़ेगा, टर्निंग रेडियस क्योंकि उसका पास बहुत ज़्यादा है तो मुड़ जाएगा। तो मुड़ गया, मेरे पास मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद फिर मेरा PL2 को स्टार्ट किया काटना। तो PL1 के स्टार्टिंग से लेके PL2 को काटने तक जब समय लगेगा, दैट इज टर्न बैक, वो तो हर में वही हो रहा है, खाली इसमें टर्निंग हो रहा है और उसमें रिवर्स हो रहा था। तो इसमें क्या टाइम लगेगा, मेरा टाइमिंग ऑफ कटिंग पूरा PL1 को काटने का समय लगा, और दूसरा टर्न बैक मेथड, क्योंकि रिवर्स नहीं हो रहा है, इस पास टर्निंग रेडियस है तो टर्न कर जाएगा। तो फिर टर्न करके हमको PL2 को स्टार्ट कर देगा ये। तो यहाँ पे कॉमन आप देख सकते हो कि एम्प्टी ट्रेवल में और टर्न बैक में कॉमन मेरा क्या है, कॉमन मेरा यही है कि टाइमिंग ऑफ कटिंग तो दोनों में लग रहा है, खाली मेरे पास एक में एरिया नहीं है, कम है, तो हम रिवर्स मेरा टाइमिंग लग रहा है, और एक में क्या हो रहा है, एक में टर्निंग का टाइम लग रहा है, क्योंकि एक में एरिया है तो एक में टर्न कर जा रहा है। तो ठीक है, फिर से आपको बता देते हैं। देखिए साइकिल टाइम मेरा क्या हो रहा है, एक पिट लेंथ को काटा, एक पिट लेंथ को काटने के बाद फिर मेरा दूसरा कटिंग कब स्टार्ट करेगा, दैट इज साइकिल टाइम। तो एम्प्टी ट्रेवल में एक पिट लेंथ काटा, दूसरा पिट लेंथ काटने के लिए फिर उसको बैक जाना पड़ेगा, तो बैक जाने का भी तो समय लगेगा, तो इसलिए टी रिटर्न। दूसरा में टर्न बैक में क्या हो रहा है, एक पिट लेंथ काटा, दूसरा काटने के लिए उसको टर्न करना पड़ेगा, तो टर्न करने के लिए टर्न करेगा तब मेरा पिट लेंथ 2 को स्टार्ट करेगा काटना। तो पहला तो कटिंग करने का PL1 और दूसरा टर्निंग करने का, तो दोनों टाइम मिला के मेरा PL2 को काटना शुरू करेगा। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ साइकिल टाइम ऑफ टर्न बैक एंड एम्प्टी ट्रेवल बैक मेथड। हमें जूम करके चल रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब तीसरा कंटिन्यूस, अब क्योंकि इसमें टर्निंग तो हो ही नहीं रहा, टर्निंग में भी काट रहा है मेरा, तो जब मेरा टर्निंग में भी काट रहा है तो इसमें तो कोई कुछ नहीं, बस खाली टाइमिंग ऑफ कटिंग, क्योंकि इसमें देखिए टर्न में क्या हो रहा है, टर्न में भी मेरा कट ही रहा है, तो यहाँ पे टर्निंग टाइम में भी काट ही रहा है। तो आइडियल रहता तब ना, आइडियल मतलब टर्न करते समय नहीं काटेगा, तो ऐसा इसमें तो हो नहीं रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा काटने का समय ले रहा है, तो इसलिए इसमें साइकिल टाइम सिर्फ टी कट मतलब सी काटने का। अच्छा, अब हमें जूम करके चल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो भी थ्योरी पार्ट अभी जब हमने देखा सरफेस माइनर का, जो भी अपन अभी तक देखे हैं, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स, उसका फिर इंट्रोडक्शन, जो भी हमने अपन ने देखा, अब उसके बाद अब अपन देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आता है। तो सरफेस माइनर का कैलकुलेशन, प्रोडक्शन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जनरली देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए कि कितना मेरा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मेरा सरफेस माइनर कट किया है, उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। बल्कि फार्मूला क्या मतलब, बेसिकली जो अपन पढ़ते हैं बचपन में, लेंथ ब्रेथ हाइट, वही थोड़ा सा यहाँ पे कम्बिनेशन, ऐसा कुछ रटने वाला कंसेप्ट नहीं है। आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, कुछ यहाँ पे रटने का कंसेप्ट नहीं है। तो LWD, एल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस यहाँ पे कहने का मतलब कि टोटल पिट लेंथ, मेरा टोटल पिट लेंथ मेरा कितना है 120 मीटर 130 मीटर जो काटेगा वो मेरा हो गया लेंथ। W मेरा कटिंग विड्थ ऑफ ड्रम, ड्रम का विड्थ हो गया जो हमने कंपोनेंट्स में देखा था ड्रम। एंड D मेरा डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट मेरा करने का मतलब कटिंग डेप्थ, कितना मतलब डेप्थ से काट रहा है वो, तो डेट इज़ कटिंग डेप्थ। अच्छा ये हो गया। तीनों को जब तीनों का याद रखिएगा, तीनों का जो डाटा रहेगा आपको हमेशा मीटर में लेना है, तभी आपका जाके वॉल्यूम में आंसर आएगा, मीटर क्यूब में तभी आएगा। अच्छा एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2300 सरफेस माइनर हैज ए कटिंग डेप्थ 220 mm, प्लेस्ड इन ए सरफेस माइनर पैच, 140 मीटर लेंथ है, मतलब टोटल जो पिट लेंथ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कोल कट इन वन सिंगल फुल आउट, डेंसिटी ऑफ कोल इतना दिया हुआ है। तो देखिए जनरली मेरे पास जब हम 2300 2400 आपको लिखा रहेगा 2300 mm 2400 mm सरफेस माइनर क्या डिनोट कर रहा है, वो 2300 mm 2500 mm 3000 mm उसका कटिंग ड्रम विड्थ डिनोट करता है, ठीक है। और mm में रहता है, जैसे 2500 है तो 2.5 मीटर, 2300 है तो 2.3 मीटर, 3000 है तो 3 मीटर। mm को अगर जैसे mm है तो अगर mm को मीटर में करना है तो आप 1000 से डिवाइड मार दो, ठीक है, 1000 से आप डिवाइड मार दो आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2300 आपको दिया हुआ है,
कटिंग ड्रम 2.3 यहाँ पे mm दिया हुआ है, 2.3 मीटर। तो आपको लेंथ 140 दिया हुआ है, कटिंग ड्रम विड्थ आपको 2.3 मीटर दिया हुआ है, आपको डेप्थ ऑफ कट 0.22 दिया हुआ है। वो भी देखिए, वो भी 220 mm दिया हुआ है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे मीटर पे किया है, तो वो भी 0.22 हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 70.84 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में तो अमाउंट पूछ रहा है, अब जाहिर सा बात है अमाउंट हमेशा टन में आएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, लेकिन इसमें टन में आएगा। आपको क्या करना है, मीटर क्यूब को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ज़्यादा उतना समझ में नहीं आता है तो आप यही देखिए कि मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम है और डेंसिटी मेरा टन पर मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब यूनिट ख़त्म हो जाएगा। यूनिट से भी आप खेल सकते हो, ठीक है, यूनिट से भी आप गेम खेल सकते हो। तो मेरा मीटर क्यूब और उसका मीटर क्यूब ख़त्म हो गया, मेरा टन बच गया। अमाउंट में 70.84 मीटर क्यूब है और डेंसिटी का यूनिट टन पर मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चला गया, तो 70.84 इंटू 1.4 टन आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 99.176 टन। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये गेट 2013 में आया था ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है आपका करना, जो हम अभी देखे वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन डाटा है, जो भी डाटा दिया हुआ है पहले उसको लिख लेने का है। तो हमने लिख लिया, क्या क्या लिखा भाई, तो हमको कटिंग ड्रम 2 मीटर दिया हुआ है, लेंथ हमको 200 मीटर दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको डेंसिटी दिया हुआ है 1.4। और यहाँ पे 2 नया डाटा दिया हुआ है जो भी अपन ने देखा। वो 2 नया डाटा क्या है, कटिंग स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर मिनट एंड टर्निंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि मशीन मेरा जो टर्न हो रहा है वो दिया हुआ है 5 मिनट टर्निंग टाइम 5 मिनट दिया हुआ है। एंड पूछ रहा है प्रोडक्शन आपका कि सरफेस माना का प्रोडक्शन टन पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमने जब पढ़ा सरफेस माइनर के बारे में तो हमने क्या पढ़ा, हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है टर्न बैक मेथड से है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा क्या, कि हमने ये देखा कि जब भी सरफेस माइनर यूज करते हैं, सरफेस माइनर यूज हो रहा है, तो उसमें टाइमिंग कितना आएगा। अब इसमें तो कंटिन्यूस प्रोसेस है नहीं, क्योंकि इसमें टर्निंग टाइम दे दिया 5 मिनट, टर्निंग टाइम तो 5 मिनट दे दिया, 5 मिनट। अब जाहिर सा बात है कि हमको कटिंग टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल टाइम हम निकालेंगे। टाइम क्यों निकाल रहे हैं भाई, हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहले जो अभी हमने क्वेश्चन देखा उसके ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन में सिर्फ आपको अमाउंट पूछा कि सरफेस माइनर मेरा कितना अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसमें अमाउंट नहीं पूछा है, इसमें प्रोडक्शन पूछा है आपका पर आवर के हिसाब से। इसमें भी अमाउंट ही पूछा है, लेकिन पर आवर के हिसाब से टाइम यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो टाइम जब कंसीडर किया गया है तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा कि मेरा टोटल टाइम सरफेस माइनर कितना ले रहा है एक्सट्रैक्ट करने में। तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो 2 गो 3 गो हमने सरफेस माइनर पढ़ा, कंटिन्यूस इम्पटी ट्रेवल और टर्न बैक। तो कंटिन्यूस तो है नहीं भाई, क्योंकि टर्निंग टाइम में 5 मिनट ले रहा है, तो कंटिन्यूस में तो टर्निंग में भी काटता है, तो कंटिन्यूस तो होगा नहीं। अब इम्पटी ट्रेवल बचा नहीं तो टर्न बैक बचा। अब इम्पटी ट्रेवल रहता तो यहाँ पे कुछ रहता रिवर्स वर्स, तो यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इम्पटी में तो टर्निंग होता नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है टर्निंग टाइम, तो जाहिर सी बात है मेरा टर्निंग बैक मेथड होगा, क्योंकि टर्निंग यहाँ पे दिया हुआ है 5 मिनट। तो हमको पता चला कि टर्निंग हो गया ये। आपको सब याद रखना है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं, ऐसा फर्स्ट टाइम आपको हार्ड लगेगा, आपको याद रखना है, आपको रिवीजन मारना है, तब आप ये सब न्यूमेरिकल बना सकते हो, ठीक है। आपको शुरू हार्ड लगेगा अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हो, लेकिन आप पूरा रिवीजन आप करेगा ना, 5 मिनट में लगेगा, 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, टर्निंग टाइम आपको पता चल गया 5 मिनट, आपको ये पता चल गया कि टर्न बैक मेथड का क्वेश्चन है सरफेस माइनर का। 2 गो टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ कटिंग और टाइम ऑफ टर्न। टाइम ऑफ टर्न हमको दिया हुआ है, हमको टाइम ऑफ कटिंग निकालना है। अब टाइम ऑफ कटिंग कैसे निकालेंगे भाई, देखिए, टाइम ऑफ कटिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या पढ़े थे बचपन में कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ते थे। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम उल्टा कर देंगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। हमको वही चीज़ यहाँ पे खेलना है। हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, पीट लेंथ था कुछ ही 200 मीटर। सरफेस माइनर तो टोटल ओकरे में नहीं यूज होता है, 200 मीटर पे ना। कटिंग ड्रम में मेरा सरफेस माइनर यूज होगा, कॉमन सेंस लगाने का है। कटिंग ड्रम में थोड़ी ना यूज होगा, न मेरा कटिंग डेप्थ में मेरा यूज होगा। सरफेस माइनर यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, कटिंग
पीट लेंथ में यूज कर रहे हैं। टोटल लेंथ कितना है 200 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, तो डिस्टेंस मेरा 200 मीटर यानी टोटल फेस लेंथ मेरा 200। कटिंग स्पीड कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर मिनट, बस उड़ा दो, तो 200/10, तो हमको कटिंग टाइम पता चल गया कितना आया 20 मिनट। तो कटिंग टाइम पता चल गया। टोटल टाइम कितना ले रहा है भाई, तो टोटल टाइम कितना लेगा 20 मिनट हमको टाइम ऑफ कटिंग, और टाइम ऑफ टर्निंग 5 मिनट, मतलब 25 मिनट हमको ले रहा है। तो चलिए टाइम का तो ख़त्म हो गया झेला, यहाँ पे टाइम का तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि टाइम हमको 25 मिनट ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 मेरा लर्न साइकिल टाइम। हमने देख लिया कि साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है। साइकिल टाइम आपको याद हो गया कि साइकिल टाइम आपको इसी खेलना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपका वही पीट लेंथ रहेगा, ठीक है, और स्पीड आपका वही, आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको बस वही करके खेलना है, ठीक है। अच्छा बात है। अब हमको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पहला क्वेश्चन बता दिए थे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट हम उतना लिखेंगे नहीं कि LWD, हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे गुना करेंगे। 200 आपका पिट लेंथ है, 2 आपका कटिंग ड्रम है दिया हुआ है, और कटिंग डेप्थ 25 सेंटीमीटर में है। हमको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, तो 0.25, तो टोटल कितना आया 100 मीटर क्यूब। डेंसिटी दिया हुआ है 1.4, तो 140 टन आ गया। अच्छा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ अमाउंट पढ़े थे निकालने के लिए, तो इसलिए मेरा 140 तक, अगर पहला क्वेश्चन रहता तो सिर्फ मेरा 140 आंसर आता, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है पर आवर। टाइम के साथ यहाँ पे आपको प्रोडक्शन बताना है कि आपको सरफेस माइनर 1 आवर में कितना प्रोडक्शन करता है, मतलब 1 आवर में कितना टन सरफेस माइनर मेरा काटेगा, ठीक है। अब देखिए हमको पता है भाई, अभी हमने क्या देखा कि 25 मिनट में 140 टन काटेगा। टाइम आपने निकाला ना 25 मिनट, घबराना नहीं है, एकदम बहुत ईजी है, एकदम बहुत ईजी। मतलब एप्टीट्यूड अपन पढ़ते हैं ना 8-9 में, 25 मिनट वही वाला गेम हो, कुछ ना हो एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे 25 मिनट में 140 टन काटी थे, 140 टन अभी हम निकाल चुके हैं। टाइम कितना है 25 मिनट, तो 25 मिनट में 140 टन काट रहा है, तो 1 मिनट में कितना काटेगा, 1 मिनट में 140/25, सिंपल लॉजिक, 5.6 टन। 25 में 140 काटी थे, तो 1 में कितना करते 140/25। अच्छा, जब 1 मिनट के निकल गए तो 1 आवर कितना निकालमी, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट का जब निकल गया तो 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट, तो बस 60 से गुना कर देंगे 5.6 को, तो 60 × 5.6 आंसर आ गया आपका 336 टन पर आवर। गेम ख़त्म। अब 25 मिनट आप कैसे आया आपको पता है, टोटल टाइम हम बता चुके हैं। 140 टन कैसे आया वो भी आपको पता है, बस गेम ख़त्म हो गया वहीं पे। अब इस क्वेश्चन में चाहता तो पर सेकंड पूछ सकता था, पूछता है पर सेकंड, तो आपको पर सेकंड के लिए क्या करना है, जब आप 1 मिनट निकाले थे 5.6 को, तो फिर आपको 1 सेकंड का निकालना था, तो कितना आ जाता 5.6 / 60, तो 0 कुछ आता, जो भी आता पर सेकंड के हिसाब से आपका होता। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आवर पूछा है, आवर निकालेंगे। क्वेश्चन में मिनट पूछा है, मिनट निकालेंगे। क्वेश्चन में सेकंड पूछा है, सेकंड निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सरफेस माइनर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सरफेस माइनर का पूरा मतलब एक बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने डिटेल्ड कंपोनेंट से लेके मोड ऑफ ऑपरेशन से लेकर दोनों मोड ऑफ ऑपरेशंस मैंने किया। फिर मैंने न्यूमेरिकल भी आपको बताया, तो मैंने डिटेल्ड सरफेस माइनर का मैंने किया है। आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है सरफेस माइनर का वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो ये इनफ है फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने मतलब सोचा नहीं था, मुझे लगा था 30 या 40 मिनट का होगा, लेकिन 1 आवर कंप्लीट हो गया ये। तो बहुत मतलब अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाना फ्रेंड्स। चलिए बाय बाय एंड पढ़ते रहो, फोड़ते रहो।